राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और मैं हूँ रिचा। दोस्तों, व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर ना जाने कितने ही ऐसे वाकई लिख दिए गए हैं या लिख दिए जाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, परंतु वास्तविक रूप से व्यक्ति का जो व्यवहार का जो परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, यह प्रत्येक व्यक्ति खुद नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परीक्षण की जिसे एटीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी दो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगी, जिसमें एटीट्यूड व एप्टीट्यूड दोनों पॉइंटों को अलग अलग तरीके से समझाऊंगी। यह साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बीएड, डीएलएड या इसी के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने वाले जो शिक्षार्थी हैं, उनको इस परीक्षण में से अवगत कराया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें व साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय से मेरी हर वीडियो मिल सके। और हाँ साथियों, अगर आप भी किसी अपने पॉइंट पर वीडियो चाहते हैं तो अपना सिलेबस का पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, मैं आपको उसी पर वीडियो शेयर करूंगी। तो अब चलते हैं और जानते हैं कि एटीट्यूड क्या है। तो दोस्तों, एटीट्यूड का अर्थ है व्यवहार, रवैया जो आपके सामने हो या किसी भी के भी सामने हो सकता है। ये तो यह सबसे पहले प्रदर्शित हो जाता है, फिर आप चाहें किसी से बात करें या ना करें, क्योंकि यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कार्यशैली, आपका चलना, बोलना इत्यादि से प्रदर्शित हो जाता है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि फलाने व्यक्ति का एटीट्यूड अच्छा नहीं है अथवा उस व्यक्ति का एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है। तो यह एटीट्यूड सकारात्मक व नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रूपों से प्रदर्शित होता है। परंतु वास्तविक रूप से यह एटीट्यूड है क्या? तो साथियों, आपको बता दूं कि एटीट्यूड असल में एक ऐसा मेल है, ऐसा कॉम्बिनेशन है गुणों का जिसमें हर गुण अच्छाई वाला होना चाहिए। एक्चुअली वैसे हम लोग क्या ज्यादातर हमने सुना होगा, यही सुना है कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, यानी नेगेटिव ही हमने सुना है। परंतु ये दोनों ही रूप से होता है, जिसमें बोलचाल, भाषा, मृदु व्यवहार प्रदर्शित हो सके। यही है एटीट्यूड का सच में अर्थ, क्योंकि यह एटीट्यूड ही व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है और एक सफल व्यक्ति भी बनाता है। एटीट्यूड व्यक्ति को खुद से अपने अंदर डेवलप करना होता है। ये कभी अपने आप ही नहीं आता है, बल्कि व्यक्ति को खुद से इसको डेवलप करना होता है। तो आज के इस वीडियो में इस एटीट्यूड की विशेषताएं, उद्देश्य, परिभाषा इत्यादि से अवगत कराने आपको जा रही हूँ। साथ ही इसके लिए यानी कि इस परीक्षण के लिए क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होती है, यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो आइए अब साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं कि एटीट्यूड क्या है। तो यहाँ पर ये हमारा आज की पहली वीडियो में पहला पॉइंट हमारा आता है टीचिंग एटीट्यूड, यानी जिसको हम कहते हैं अभिवृत्ति, मनोदृष्टि, व्यवहार, रवैया, और इन सब का एक किया जाता है परीक्षण। ठीक है, इस परीक्षण को हम विद्यालय के अंतर्गत भी, हमारा मुख्यतः तो विद्यालय के अंतर्गत इसको देखा जाता है, लेकिन इसको हम और भी अन्य संस्थाओं से या अन्य भी हमारा एक कार्यालय या किसी भी क्षेत्र में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, वो आगे आपको मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का श्रेय इंस्क्यूटल तथा सेमुयन को जाता है। इन्होंने बौद्धिक दुर्बलता वाले बालकों का वर्गीकरण करके उच्च, मध्यम तथा जड़ जो कुछ नहीं जानते कि यानी जड़ को जो होते हैं जो कुछ नहीं जानते उनको जड़ कहा जाता है कि श्रेणियां बनाई थी। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जो श्रेय हमारा जाता है वो यहाँ पर ये दो को जाता है, इंस्क्यूटल और सेमुइन। ठीक है, इनको जाता है और इन्होंने ही इसको उच्च, मध्य और जड़ के जो कुछ श्रेणियां बनाई थी। इसके उपरांत वुंट, गाल्टन, गैटिल आदि ने मानसिक परीक्षण बनाए। इनके उपरांत जो है इन तीनों ने यानी कि वुंट, गाल्टन और गैटिल, इन्होंने मानसिक परीक्षण बनाए थे व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को चेक करने के लिए, जिसमें जेस्ट्रो, क्रेपलिन,
एबिंगहॉस जुग ने मानसिक योग्यताओं तथा मानसिक शक्तियों के परीक्षण बनाए थे। ठीक है, ये हमारे नाम इसमें दिए गए हैं और ये आपके एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। बीने, स्टोन, थॉर्नडाइक, सीशोर, वुडवर्थ, बर्ट, साइमन, गिलफोर्ड, थर्स्टन आदि ने व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रुचि आदि के क्षेत्रों में मापन हेतु परीक्षण बनाए थे। अब जो हमारा मेन पॉइंट जो यहाँ पर आज का आ रहा है एटीट्यूड का, उसी से संबंधित है कि बीने, स्टोन, थॉर्नडाइक, सीशोर, वुडवर्थ, बर्ट, साइमन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, इन और भी एक आध और हैं, तो उन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने ही व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति और रुचि इनके क्षेत्रों में मापन हेतु परीक्षण बनाए थे। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है जो कि क्रॉनबेक के अकॉर्डिंग है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर क्रॉनबेक ने कहा है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि जब भी कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तो ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो यही आता है इसके अंदर, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का, यानी दो व्यक्ति भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी व्यक्ति होती हैं, तो उनका एक जो व्यवहार होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ये क्रॉनबेक ने कहा था। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार से इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, ये बताया गया है इसके अंदर। तो पहली प्रकार की जो आती है वो आती है व्यावहारिक कसौटी से। व्यावहारिक कसौटी के अंतर्गत जो हमारी विशेषताएं आती हैं, जिसमें कि हमारी एक तो ये है कि परीक्षण का उद्देश्य, दूसरा है प्रशासन की सुविधा, तीसरा है सर्वमान्यता, चौथा है परीक्षण का मूल्य और समय कारक, पांचवा है मूल्यांकन एवं विवेचन में सुविधा और छठा है प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि इसकी जो दो प्रकार की बताई हैं, तो पहली प्रकार की है हमारी व्यावहारिक कसौटी से, और इस व्यावहारिक कसौटी से आधार पर जो विशेषताएं आती हैं वो 6 प्रकार की आती हैं। 6 प्रकार में परीक्षण का उद्देश्य जो होता है, सबसे पहले उस उद्देश्य को देखा जाता है कि हम किस उद्देश्य पर के लिए इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं। फिर आता है प्रशासन की सुविधा। इस परीक्षण को करने के लिए जिस क्षेत्र में भी हम परीक्षण को करते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जो प्रशासन होता है वो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराता है। तीसरा आता है सर्वमान्यता। जब सर्वमान्यता के आधार से ही एक जो निष्कर्ष निकलता है तब मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको सर्वमान्यता दी जाती है। फिर आता है परीक्षण का मूल्य और समय कारक, यानी कि इसका एक वैल्यू क्या है, इस चीज का एक समय के अकॉर्डिंग इसका क्या वैल्यू है या क्या वैल्यू हो सकती है, उस चीज को रखा जाता है। फिर आता है मूल्यांकन एवं विवेचन में सुविधा। आगे जाकर के मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें इसकी विवेचन में क्या सुविधा हो सकती है। फिर आता है प्रतिनिधित्व। इसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये तो एक व्यवहारिक कसौटी से है। एक सामान्य तौर से हम कह सकते हैं कि जो एक व्यवहार व्यक्ति का परिवर्तित होता है या व्यवहार से परिचित होने के लिए हम किस कसौटी से निकलते हैं, तो वहां पर कौन कौन से बिंदु हमारे सामने आ सकते हैं, तो वो यहाँ पर पहला जो आया था हमारा व्यावहारिक कसौटी से, तो उसमें ये 6 प्रकार की विशेषताएं आती हैं। अब दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो ये है कि दूसरा है तकनीकी कसौटी से। पहला व्यावहारिक कसौटी से हो गया, दूसरा आता है तकनीकी कसौटी से। क्योंकि व्यक्ति का एक व्यवहार नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक जो इसका एक रूप होता है वो भी उससे आंका जाता है, तो यहाँ पर वो तकनीकी होती है, कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके आधार से हम व्यक्ति के व्यवहार को आंक सकते हैं। तो दूसरा जो आता है यहाँ पर तकनीकी कसौटी से, इसके अंतर्गत इसमें 5 विशेषताएं इसकी बताई गई हैं। पहला आता है यहाँ पर विश्वसनीयता, रियलाइबिलिटी, और जिसके अंतर्गत एक विश्वास, क्या ये विश्वसनीयता है, विश्वास रख सकते हैं, उस चीज को आंका जाता है। दूसरा आता है इसमें वैलिडिटी, यानी कि वैधता, और उसकी एक वैधता होना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है थर्ड आता है इसमें नॉर्म्स, यानी कि मानकीकरण। मानकीकरण के आधार से जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको
मापन करते हैं। फिर आता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता है तब तक हम सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा एक टेक्निकल इसका रूप होता है। और अंत में आता है विवेचनशीलता यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके आधार से हम किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसको जांच परखने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है विवेचनशीलता। ठीक है, तो ये तो हमारे दो रूप से हो गए, व्यवहारिक कसौटी से और तकनीकी कसौटी से। तो इसके अंतर्गत तो हमने इस चीज को यहाँ पर ये देख लिया। और फिर इसके बाद हम इसका देखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उद्देश्य। इसके उद्देश्य भी बताए हैं, तो वो यहाँ पर 6 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य हम यहाँ पर देखते हैं वर्गीकरण तथा चयन यानी कि क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो वो एक ऐसा वर्गीकरण होता है, किसी भी चीज का हम छोटे छोटे वर्गों में रख लेते हैं, भाग में रख लेते हैं, तब जाकर के उनका एक चयन करते हैं। कौन सी ऐसी समस्या है, इसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार को नापने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कसौटियों को पार करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसका, तो वहां उसी को पहले उसके व्यवहार को, उसके मूल्यांकन करने के लिए पहले उनको एक वर्ग के अंदर यानी वर्गीकरण करना पड़ेगा। समस्याओं को हमें छोटे छोटे रूपों में रखना पड़ेगा, उनका चयन करना होता है, तब जाकर के आसानी से हम उसको व्यवहार को आंक सकते हैं। दूसरा था पूर्व कथन यानी कि प्रिडिक्शन। पूर्व कथन के माध्यम से उसका पहले का कथन क्या था, पहले व्यवहार कैसा था, और अब इसका हम ये नाप रहे हैं तो आगे कैसा होगा, तो इसमें पूर्व कथन भी आता है। तीसरा आता है शोध यानी कि रिसर्च। शोध के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी कार्य को जब अगर हम टेक्निकल रूप देते हैं तो वहां पर वो या एक आगे विकसित रूप देते हैं, तो वो एक रिसर्च के अंतर्गत आता है, वहां पर एक शोध किया जाता है। अब यहाँ पर व्यवहार एटीट्यूड का आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको नापने की कोशिश करेंगे, इसको शोध करेंगे। किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और अभी आगे आपको मैं इसी से संबंधित पूरी डिटेल और भी दूंगी कि जब हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलने के आधार से हम आगे बढ़ने, तो उस पर हम कार्य करते चले जाते हैं, तो वो हमारा एक शोध होता है। उस शोध के आधार से ही हम अपने एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, जो उससे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। फिर आता है चौथा इसमें तुलना यानी कंपैरिजन। तुलना की जाती है कि पहले का व्यवहार क्या था, अब क्या व्यवहार क्या है, और कुछ परिवर्तन करने के बाद हमें इसकी जो निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे, जो हम अपने उद्देश्य तक हम पहुंचेंगे, वहां पर इसका व्यवहार फिर कैसा हो जाएगा। तो ये एक तुलना की जाती है यानी कि कंपैरिजन इसमें आ जाता है। और पांचवा आता है इसमें निदान यानी कि डायग्नोसिस। तो इसके अंतर्गत जब हमारी समस्या में यानी कि व्यवहार में कोई समस्या है तो उसका निदान भी होता है, यानी कोई समस्या है तो उसका दूसरा पहलू होता है निदान। तो इसके लिए निदान समस्या का क्या हो सकता है। और छठा आता है मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस। तो यहाँ पर हमने ये देखा, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, और फिर उसको एक उचित रूप से गाइडेंस किया जाता है ताकि वो सही रूप से अपना व्यवहार परिवर्तित कर सके। तो यहाँ पर अभी हमने आपको विशेषताओं से अवगत कराया, जो कि 2 थी, तकनीकी कसौटी से और यहाँ पर व्यावहारिक कसौटी से और तकनीकी कसौटी से। और अभी हमने आपको कराया कि वैज्ञानिक परीक्षणों के उद्देश्य से, जिसके अंदर 6 बताए थे, वर्गीकरण तथा चयन, पूर्व कथन, शोध, तुलना, निदान और मार्गदर्शन। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये व्यवहार परिवर्तित या व्यवहार या रवैया या मनोवृत्ति अभिवृत्ति आखिर है क्या। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही थोड़ा सा समझाया था, लेकिन अब हम यहाँ पर एक दूसरे हमारे विषय अनुसार समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ है कि सामान्यतः मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। सामान्य तौर पर मनोवृत्ति का अर्थ है आपके सोचने का तरीका क्या है, आप जिस तरीके से सोचते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, इसी को मनोवृत्ति कहा जाता है। अर्थात आपके सोचने के तरीके को ही मनोवृत्ति कहा जाता है। मनोवृत्तियों के निर्माण में कुछ कारक मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं,
जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य अपने व्यवहार को प्रकट करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर यह बता देती हूँ कि जो सामान्यतः से जो मनोवृत्ति एक व्यक्ति की जो एक तस्वीर होती है ना, मानसिक एक प्रतिछाया, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में विचार आता है, वो विचार हम किस तरीके से सोच रहे हैं, वो हमारी एक ऐसे मन के आधार से उसकी एक प्रतिछाया है, मानसिक तस्वीर है, जिसके आधार से हम किसी भी व्यक्ति के आधार से, समूह के आधार से, वस्तु के आधार से, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है उसके, या कोई घटना भी कोई भी हो सकती है, उसका एक प्रतिकूल असर होता है या अनुकूल असर होता है, उसके आधार से ही हम कोई भी विचार अपना प्रकट कर देते हैं। अगर हमारे साथ अच्छा हुआ है, किसी एक व्यक्ति है, मैं आपको एक उदाहरण के आधार से समझाती हूँ, कोई भी एक व्यक्ति है और मेरी उसके प्रति जो विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी है, साफ है, सुथरी है, उजली है, लेकिन उसी व्यक्ति के प्रति जो है किसी अन्य व्यक्ति की जो विचारधारा है वो गलत है, वो उसको सही नहीं मानता, मैं उसको सही मानती हूँ। तो ये हमारे अपने विचार की एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया। यहाँ पर हमने अपनी अपनी एक विचारधारा जो बना के रखी है वो अलग रूप से रखी है। एक ही व्यक्ति पर, एक ही वस्तु पर, एक ही किसी भी घटना पर हमारी विचारधाराएं अपनी अलग अलग भी हो सकती हैं और वो एक भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी एक प्रतिछाया हो गई विचारों की। अब हम इसके ऊपर सकारात्मक भी रख सकते हैं और नकारात्मक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सोचने का जो तरीका होता है ना, उस तरीके को ही सकारात्मक या नकारात्मक, उसी को मनोवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बहुत रूप से प्रभाव पड़ता है, और वो कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो कि व्यक्ति का व्यवहार उन प्रभावों से प्रकट होता है। वो प्रभाव यहाँ पर आते हैं 6। पहला आता है सामाजिक कारक। समाज में जब व्यक्ति रहता है तो समाज का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वहाँ सोच विचार, उठना बैठना, चलना रहना, सीखना, सब कुछ उसके एक वजूद के अंदर समाहित हो जाता है। तो समाज का पूरी तरह से, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज में रहता है, समाज में ही पढ़ता है, समाज में ही पलता है, और समाज के आधार से ही वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर जो है हर क्रिया उसकी सामाजिक रूप से होती है। तो यहाँ पर समाज का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर सर्वाधिक पड़ता है, और उसी के आधार से वो अपनी प्रतिक्रियाएं करता है। जो उसका अपना खुद का एक अनुभव होता है, ये अनुभव उसका अच्छा भी हो सकता है और ये अनुभव उसका खराब भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है सांस्कृतिक कारक। ये सांस्कृतिक कारक अपने अपने धर्म के अनुसार व्यक्ति के अंदर समाहित होते हैं। संस्कृति क्या है, संस्कृति को समझना, हम जिस संस्कृति से जुड़े होते हैं उसी संस्कृति के आधार से अपना पूरा आचरण करते हैं। तो वो आचरण ही हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अब जैसे हमारी हिंदू धर्म की जो एक संस्कृति होती है वो अलग होती है, मुस्लिम धर्म की अलग होती है। तो यहाँ पर जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सभी धर्मों की अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो उसी के आधार से हमारी अपनी अपनी विचारधाराएं भी अलग अलग होती हैं। तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि इसमें जो आता है मन को समझने वाला एक ऐसा विज्ञान, यानी विज्ञान जहां जुड़ गया वहां होती है एक तकनीकी। तो उस तकनीकी के आधार से हर व्यक्ति अपना एक डेवलप चाहता है। उस डेवलप के आधार से व्यक्ति जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आगे बढ़ेगा तो उसको नई नई युक्तियां उसके दिमाग में आएंगी, और जब नई नई युक्तियां दिमाग में आएंगी तो वो अपने स्वतः ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो उससे भी उसका व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता चला जाता है। ठीक है, चौथा इसमें आता है समूह संबंध कारक, यानी समूह से जुड़ा हुआ एक ऐसा संबंध, जैसे कि हमारा अपना एक अलग समूह है, बच्चों का अलग समूह होता है, प्रौढ़ का अलग समूह होता है, युवाओं का अलग समूह होता है, और जो वृद्धों का अपना एक अलग समूह होता है। तो वो समूह अपने अपने समूह के अंतर्गत, जानवरों का अलग समूह हो गया, इस तरीके से पक्षियों का अलग समूह हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जिनका जैसा समूह होता है उससे वो एक इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं, और उन्हीं इमोशनल रूप से जब जुड़ जाते हैं तो वहां पर उसी के आधार से उसका एक व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर भी देती हूँ। जैसे कि कोई घटना घटित हो रही होती है रास्ते में और हम उसको देखते हैं, तो कहीं पर किसी का तो मन करता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, और किसी का कहता है अरे इन पचड़ों में मत पड़ो। तो वहां पर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका हो गया सोचने विचारने का। अब यहाँ पर वो जिस समूह से संबंधित रहता होगा तो वो उसी तरीके से विचारों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता होता है। तो वहां पर उसके अंदर वही विचार आते हैं। अगर उसका एक अच्छा समूह होता है तो वो एक किसी को भी सपोर्ट करने के लिए विचारधारा रखता है। अगर उसका समूह ऐसा होता है कि सिर्फ अपने लिए सोचो, तो वहां से वो कन्नी काट जाता है कि नहीं, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर वो एक समूह के आधार से उससे जुड़ा होता है, तो उसका प्रभाव भी
एक व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। पांचवा आता है व्यक्तित्व कारक। व्यक्तित्व कारक, हम जिस चीज के विषय में कर रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से झलक सकता है, किस प्रकार से मजबूत बन सकता है, किस प्रकार से हम इसको एक ऐसा रूप दे सकते हैं, ये इस व्यक्ति के अंदर स्वयं ही डेवलप होता है। हमारा मजबूती वाला व्यवहार क्यों आया, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, वहां पर उनसे वो खुद जूझता है, तब जाकर के उसकी समझ में आता है। जैसे कि व्यक्ति सामाजिक है, समाज में रहता है और समाज में हर प्रकार का व्यक्ति जो है मौजूद होता है। कोई सपोर्टेड होता है तो कोई जो ऐसा होता है कि हमेशा ठोकरें ही खिलाता रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति तो हमेशा ठोकरें ही खाता रहता है। तो उसका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो समझना सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अपना आचरण अच्छा ही रखता है। उसे मालूम है कि इसमें कौन सा व्यक्ति बुरा है और कौन सा अच्छा है, फिर भी वो बुराई को अगर आवश्यकता पड़ती है कभी, तो वो एक व्यवहार में व्यक्ति उसका व्यवहार है तो वो बुरे व्यक्ति को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ उसका खुद का व्यक्तित्व है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जब तक व्यक्ति गिरेगा नहीं तब तक उठेगा नहीं। तो यहाँ पर गिरने का मतलब ये है कि जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तब तक जाकर के व्यक्ति खुद समझेगा नहीं उसको उसका समाधान क्या हो सकता है, तो वो समाधान निकालना सीखेगा नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व का जो एक कारक है, व्यक्तित्व को बनाने का खुद व्यक्ति ही स्वयं जिम्मेदार होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को बना भी सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ भी सकते हैं। तो वहां पर समझना एक व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। और अंत में जो आता है इसमें संवेगात्मक कारक, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि काफी इमोशनल होते हैं, जो एक फीलिंग्स हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो कोई भी हो। फीलिंग्स हर जीव जंतु के अंतर्गत होती है। तो वहां पर हम इस चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं। कोई कष्ट में है तो उसको हम सहायता प्रदान करते हैं। कोई अपने कहते हैं ना कि सुख में तो हर कोई व्यक्ति कर देता है, दुख में हर कोई कन्नी काट जाता है। तो वहां पर सुख में नहीं, हमें दुख में अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो वो इमोशंस होते हैं। और व्यक्ति इमोशंस की वजह से ही धोखा भी खाता है और ऊंचाई पर भी उठ जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो कि व्यक्ति को उसको व्यवहार को परिवर्तन करने पर मजबूर कर देते हैं। किस तरीके से उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है। तो वो यहाँ पर ये हमारे कारक थे। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि आपको शायद समझ में आया होगा। इन सभी कारकों के प्रभाव के कारण ही मनुष्य के व्यवहार के परीक्षण में निडरता, निष्ठुरता, अहम केंद्रता, क्रूरता, आत्मविश्वास, करिश्मा, बेईमानी तथा हमदर्दी और विवेक में कमी समेत व्यक्तित्व के लक्षणों को मापा जाता है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व को मापने के लिए यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं इसके अंदर। अब ये लक्षण क्यों आए, कैसे आए, कौन सा ऐसा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, इसके जीवन में कौन सी ऐसी चीज आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जब कोई भी संस्था हो सकती है, खासकर ये विद्यालय के अंतर्गत जब इस टेस्ट को, परीक्षण को कराया जाता है, तब इन चीजों को नापा जाता है कि अमुक बालक, अमुक विद्यार्थी, अमुक व्यक्ति किस तरह की घटनाओं से जूझा था या उसका परिवर्तन हुआ है व्यवहार में तो क्यों हुआ है, पहले कैसा था अब कैसा है। अगर कोई परीक्षण कराया जाएगा, अगर उसको कोई सपोर्ट किया जाएगा, आगे उसका व्यवहार कैसा बदल सकता है। तो यहाँ पर उसमें सबसे पहले जब कोई भी प्रभाव पड़ा है तो मनुष्य के व्यवहार में, तो उसके परीक्षण में निडरता आ जाती है, निष्ठुरता भी आती है, अहम केंद्रता स्वयं के ऊपर भी आती है, क्रूरता उसके अंदर आ सकती है, आत्मविश्वास उसका कैसा है ये भी देखा जा सकता है, करिश्मा वो कैसे जीवन में जीना पसंद ज्यादा करता है कि हमेशा उसके लिए कोई चमत्कार हो जाए है। फिर बेईमानी तथा हमदर्दी और विवेक, आज के समय में हम जो देख रहे हैं ना, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि निडरता तो है लेकिन वो स्वयं के प्रति ही है, निष्ठुरता उसके अंदर आती चली जा रही है, अपने लिए अहम केंद्रता यानी स्वयं के लिए ही सोचता है और किसी के लिए नहीं सोचता। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि व्यक्ति क्रूर भी होते चले जा रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए उसमें क्रूरता का भाव झलकता है। आत्मविश्वास उसका बढ़ना चाहिए लेकिन आत्मविश्वास वो खुद को नहीं समझ पाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है लेकिन उसको गलत तरीके से। करिश्मा में जीना चाहता है आज का व्यक्ति कि हमेशा बस कोई एक चमत्कार हो जाए। बेईमानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। हमदर्दी और विवेक,
विवेक और हमदर्दी की जो भावना है ये बहुत कम होती जा रही है व्यक्ति के अंदर। तो ये सारी चीजें उसका व्यवहार है, उसका व्यक्तित्व है। तो इन्हीं में जो कमी समेत व्यक्तित्व के लक्षणों को मापा जाता है इस एटीट्यूड परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, इसको मापने के लिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है कि इसको मापने के लिए ज्यादातर विद्यालयी संस्थाओं में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी इसको मापने के लिए ज्यादातर तो विद्यालयी संस्थाओं में ही इसको प्रयोग किया जाता है, परंतु कहीं कहीं ऐसे शिविर या कार्यालय भी हैं जहां पर व्यक्ति के व्यवहार को नापा जाता है। अब कि अमुक संस्था या कार्यालय, शिविर, आश्रम इत्यादि में यह व्यक्ति अपने व्यवहार का कितना योगदान दे सकता है और किस प्रकार से, इसके लिए एक प्रपत्र भी भरवाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये बताया ना कि व्यक्ति का व्यवहार, हम कहते हैं कि ज्यादातर ऐसे विद्यालय में ही इसका परीक्षण कराया जाता है। तो परीक्षा इसका क्लास 6 से लेकर के आप कहीं तक भी, जहाँ तक हायर एजुकेशन है वहाँ तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसमें और भी कार्यालय आती हैं, संस्थाएं आती हैं, शिविर आते हैं। उस चीज से हम व्यक्ति के व्यवहार को नापने के लिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी होती है, ऐसा परीक्षण रखना होता है जिसको कि एटीट्यूड टेस्ट नाम से जाना जाता है, अभिरुचि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा प्रपत्र भरवाया जाता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं, जैसे कि जिसमें व्यक्ति को प्रश्नों के ज्यादातर उत्तर हाँ या ना में ही भरने होते हैं, या राइट और रॉन्ग ये क्रॉस का चिन्ह लगाना होता है, परंतु कहीं कहीं केवल एक लाइन में ही जवाब देना होता है। इस प्रपत्र को भरने के बाद गणना यानी कि कैलकुलेशन की जाती है कि कितने जवाब संतोषजनक है और व्यक्ति का व्यवहार या रवैया कैसा है, कितने समय में व्यक्ति ने प्रपत्र भरा, कितने निर्देशों का पालन किया। इसके लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वह हैं, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जो एक प्रपत्र दिया जाता है उस प्रपत्र के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी रखी जाती हैं जहाँ पर कुछ कॉलम बना दिए जाते हैं, जैसे कि नंबर वाइज वो पेपर होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं 25, 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक हम इसको पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। तो वहां पर हम इसको ये देखते हैं कि इतने प्रश्नों के उत्तर हमें सही या गलत, हाँ या ना, इस तरीके से हम इसको भरना होता है। हमें वो लाइन पूरी पढ़नी है, अगर हम उससे सेटिस्फाई है तो वहां पर हमने उसको उसी हिसाब से राइट कर दिया, अगर नहीं है तो हमने रॉन्ग कर दिया, या तो राइट रॉन्ग का हो गया या फिर हमने उसमें सत्य और असत्य पर हमने टिक लगा दिया, इस तरीके से लिखा होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक लाइन पूरा हमें आंसर के रूप में लिखना होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन रख दिया, एक प्रश्न रखा और उसको हमने पढ़ा, उसका उत्तर हमने अपने शब्दों में उसको बयां किया, यानी कि उसको थोड़ा सा खुल करके हमने उस चीज को वहां रखा आंसर को, तो वो एक लाइन का हमें उत्तर भी भरना होता है। तो इस तरह से एक प्रपत्र होता है, और जब ये सारा प्रपत्र भरने के बाद बड़ा आसान सा तरीका होता है ये, लेकिन इस प्रपत्र को भरने में बहुत अच्छा खासा मजा आता है, बहुत रुचिकर इसको बच्चे जो है भरते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सबकी यहाँ पर ईमानदारी होती है, सब अपनी इच्छानुसार इसमें भरते हैं। अब बात आती है इसमें समय कितना लगाया एक बच्चे ने। सबसे पहले उसकी बुद्धि को ये नापा जाता है कि एक बच्चे ने उसमें कितना समय लगाया था, उस समय को भी नापा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन जब गणना की जाती है प्रपत्र भरने के बाद, अब उससे संतोषजनक उत्तर मिलता है अथवा नहीं मिलता, उससे व्यक्ति का जो व्यवहार है या रवैया है तो वो कैसा है, उसने कितना समय दिया, कितने प्रश्नों के उत्तर उसने हाँ में दिए, कितने में ना दिए, तो ये सारी जानकारी उस प्रपत्र के माध्यम से मिल जाती है। तो यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब मैं ये बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत जो है, जैसे उपकरण से मतलब है कि कौन सी ऐसी सामग्री है जहां पर बालक को दी जाती है जिसको वो परीक्षण के नाम से जाना जाता है और उसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आता है एनाग्राम। एनाग्राम की 2 सूचियां। अब मैं आपको बता देती हूँ एनाग्राम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो एनाग्राम शब्दों का एक खेल होता है
जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द या वाक्यांश बनाना होता है और इस खेल में सभी मूल अक्षरों का केवल एक बार ही प्रयोग करने की अनुमति होती है। यानी कि यहाँ पर जो एनाग्राम होता है ना, वो एक शब्दों का खेल होता है जिसमें किसी शब्द का हो या कोई वाक्यांश, कोई भी एक लाइन दे दी गई हो, उसके अक्षरों को हमें पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द बनाना होता है। यानी कि जो भी दिया जाता है वो थोड़ा सा उलटफेर करके होता है, ठीक है, उल्टा सीधा उसको लिख दिया जाता है। अब उसको हमें व्यवस्थित रूप से बनाना होता है उसमें, और एक उसका एक नया शब्द बनाना होता है कि वो क्या बना। अब इसमें जो भी अक्षर आए हैं ना उसमें, तो उसको केवल हमें उन्हीं शब्दों को दोहराना है, उसमें अपनी तरफ से कोई नया शब्द नहीं लगाना है। यानी कि 2 बार उस शब्द को, किसी भी शब्द को नहीं रखना, हमें केवल एक बार रखना है। और इसे खेल के सभी मूल अक्षरों का जो भी होता है ना, वो एक ही बार दोहराया जाता है, उसी की अनुमति होती है, बार बार दोहराने की अनुमति उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरीके उसको एनाग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर एनाग्राम की 2 सूचियां रखी जाती हैं। एक में तो बच्चे के आधार से उसको भरवाया जाता है, दूसरे में उससे रिपीट कराया जाता है एक इसको मापने के लिए। फिर आता है इसमें एक मोटा कागज भी दिया जाता है, फिर आता है एक विराम घड़ी समय को नापने के लिए और एक पेंसिल। तो ये सारी चीजें हम उपलब्ध कराते हैं और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार की जांच परख बहुत ही आसानी से की जाती है। तो ये था आज का यहाँ पर एटीट्यूड हमारा किस तरीके से मापा जाता है। तो साथियों, आज यह एटीट्यूड से संबंधित आज की जो वीडियो मैंने आपको बहुत ही आसानी से उदाहरण देने के साथ साथ समझाने की कोशिश की है और उम्मीद भी करती हूँ आपको ये समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगली वीडियो में जो मैं आपको एटीट्यूड तो आज करा दिया, सेकंड मेरी वीडियो सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा एप्टीट्यूड से, उसी से परिचित आपको कराऊंगी। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से और अपने अनुभव है जिज्ञासा प्रकट मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।